हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिर विद्युतिकी के बारे में। ये चैप्टर जो है आपको 10th में भी मिलता है, 12th में भी मिलता है और आप कंपटीशंस के भी एग्जाम में ये टॉपिक जैसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं, शुरुआत से चलते हैं। स्थिर विद्युतिकी क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे जा करके अगर बात किया जाए तो हम लोग यही कहते हैं कि आवेश जो है अगर उसको स्थिर रख कर करके पढ़ा जाए तो हम लोग उसको स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। उस साइंस को हम लोग स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। और अगर हम लोग इसके पीछे एकदम बैक हिस्ट्री में चले जाएं तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारा कि आवेशों के जो स्टडी हुई, आवेशों का जो खोज शुरू हुआ वो कहाँ से कैसे शुरू हुआ, उसका प्रयोग किस तरह से शुरू हुआ, एक्सपेरिमेंट वहाँ कहाँ से शुरू हुआ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 600 ईस्वी पूर्व में आपका थेल्स नामक वैज्ञानिक जो थे, थेल्स नामक वैज्ञानिक 600 ईस्वी पूर्व में ही उन्होंने एक अंबर नामक पदार्थ को बिल्ली के खाल से जब रगड़ा तो उन्होंने देखा कि से उस अंबर नामक पदार्थ में छोटे छोटे कागजों को अट्रैक्ट करने का गुण आ जाता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि से आखिर ये कौन सा फोर्स है, कौन सा ताकत है जो इसको ऊपर की ओर खींच रही है। ठीक है, जब हम लोग ये एक्सपेरिमेंट हम लोग भी कर करके देखते हैं कि जब इसको बाल से रगड़ कर करके जब कागज को सटाते हैं तो सट जाता है। तो ये चीज उन्होंने सोचा कि से आखिर कौन सा ऐसा ताकत है कि जो ये इसको पृथ्वी जब नीचे खींच रही है फिर भी नहीं खिंचा रहा है। ऐसे कोई भी कण, कोई भी पार्टिकल चाहे वो कितना ही हल्का क्यों ना हो, उसको जब आप ऐसे ही छोड़ देते हैं हवा में तो वो नीचे की ओर गिरती है, लेकिन जैसे ही आप इसको सटाते हैं सट जाता है और नीचे नहीं गिरता है। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो ताकत होगा ना जो इसको इसमें सटा रहा होगा। तो वो नीचे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब है कि से जो ताकत लग रही है वो पृथ्वी के लगाए गए ताकत से भी ज्यादा लग रही है। ठीक ना, जो इसमें ताकत लग रही होगी वो पृथ्वी जो जितना ताकत से इसको खींच रहा होगा उससे ज्यादा लग रहा होगा, तब ना ये इसको सटा पा रहा होगा, इसको में खींच करके रख पा रहा होगा। तब यहां से दिमाग आया कि से आखिर कौन ऐसी ताकत है जो इस चीज को मतलब बांधे रखता है, यानी कि इसको गिरने नहीं देता है, इसको सटा कर करके रखता है। तो वहीं से हमारा शुरुआत होता है आवेश का। ठीक है, आवेश की खोज के बारे में वहीं से शुरुआत होती है। तो उन्होंने शुरुआत में तो ये चीजें खोज करके चले गए, उन्होंने बताया नहीं कि ये आखिरकार है क्या। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई गुण आ जाता होगा, इसमें कुछ ऐसा आ जाता होगा जिसके वजह से वो सट जाता है। ठीक है, लेकिन लाजवाब बात यह है कि सब उनके जाने के बाद और भी वैज्ञानिक आए। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसी चीज को और स्टडी किया, इनसे पहले और भी लोग आए थे, गिलबर्ट आए थे। तो गिलबर्ट ने बताया कि ऐसा गुण सिर्फ अंबर में ही नहीं होता है और बहुत सारा पदार्थ है जिसको रगड़ने से जो है ऐसा गुण आ जाता है। प्लास्टिक को भी देखते हैं हम लोग, रगड़ते हैं तो ऐसा गुण आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि से बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें ऐसा गुण होता है, रगड़ने पे वो क्या हो जाता है कि उसमें वो गुण आ जाता है। ठीक है, तो ये गुण के बारे में जब स्टडी की गई तो उन्होंने पाया कि से इस गुण को एक कुछ नाम दिया जाए, तो इसका नाम रखा गया आवेश। ठीक है, यानी कि जब हम किसी चीज यानी कि जब हम प्लास्टिक को रगड़ते हैं तो ये आवेशित हो जाता है। ठीक है, और आवेशित होने के कारण से चीजों को वो आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो अब बात होता है कि से हमेशा जो अलग अलग तरह के पदार्थ को जब हम आवेशित करते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है, वो रिपेल धक्का नहीं देता है। ठीक है, तो अब वहां से और भी इसके बारे में खोज शुरू हो गई, पढ़ाई शुरू हो गई, एक्सपेरिमेंट चालू हो गया। तो धीरे धीरे और भी चीजें निकल करके सामने आई। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के जो विद्युत उत्पन्न होते हैं, इस तरह के जो आवेश उत्पन्न होते हैं, उसी आवेश को हम लोग विद्युत कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो विद्युत उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं घर्षण विद्युत। घर्षण के कारण से उत्पन्न हुआ विद्युत है तो इसको हम लोग नाम दिए घर्षण विद्युत। ठीक है, और ये जो घर्षण विद्युत है इसी का नाम हम लोग बाद में स्थिर विद्युत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी का नाम हम लोग स्थिर विद्युत रख देते हैं और स्थिर विद्युत के नाम से जानते हैं और उसको हम लोग पढ़ते हैं स्थिर विद्युतिकी में। ठीक है, अब आते हैं कि आवेश जो है ये चीजों के बारे में जो सबसे ज्यादा बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, उन्होंने बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च करी। ठीक है, और
उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स के बारे में उन्होंने बताया। कहा कि से आवेश जो है वो एक नहीं बल्कि दो है। आवेश जो है एक नहीं बल्कि दो तरह के हैं। कौन कौन? तो एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है। वो भी एक एक्सपेरिमेंट के जरिए ही उन्होंने बताया। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीजों को आवेशित करके देखा, ठीक है। और आवेशित करने के बाद एक चीज जो है मान लेते हैं ये आपका एवोनाइट का है, ये आपका प्लास्टिक का है, इसको रगड़ करके इस पे इसको आवेशित किया, इसको भी रगड़ करके आवेशित किया, दोनों पे आवेश आया, ठीक है। तो दोनों पे जो आवेश आया उसके बाद क्या किए कि से सटाए। जब इस पे पार्टिकल, छोटे पार्टिकल्स को सटाए, सटा, ठीक है। लेकिन जब इसको रगड़ने के बाद आपस में सटा दिए और फिर जब सटाए छोटे पार्टिकल्स को तो नहीं सटा। तो इसका मतलब ये है कि से इसमें ऐसा गुण है कि से जब दोनों को सटा दिया जाता है तो खत्म भी हो जा रहा है, गायब भी हो जा रहा है गुण, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा तो तभी संभव है जब कोई चीज मान लेते हैं प्लस में हो और माइनस में हो, यानी मैथ में चले गए। तो वो उन्होंने कहा कि से निश्चित रूप से ये जो है कोई ऐसा चीज होगा जो एक या तो प्लस होगा एक माइनस में होगा, तभी तो है कि दोनों को सटाने के बाद वो खत्म भी हो जाता है, गायब भी हो जाता है, ठीक है। तो वहीं से आपका कॉन्सेप्ट बन करके आया। आवेश जो है से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक धन आवेश, एक ऋण आवेश होता है। आवेश जो है दो प्रकार के, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। इसको सबसे पहले बताया कौन? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, ठीक है। ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने इसके और गुणों के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि इसे आवेशों को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। आवेशों को जोड़ा जा सकता है और वो भी सिंपल मेथड से जोड़ा जा सकता है। सिंपल जो आपका अलजेब्रिक रूल होता है उससे जोड़ा जा सकता है, ठीक है। 2+2 कर करके 4 जो होता है उस तरह से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर है आपका कि यहाँ पे और भी चीजों को इन्होंने अलग अलग चीजों को इस तरह से यही एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे। जैसे अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़ा गया था तो इन्होंने एवोनाइट को फ्लानिन या रोएदार खाल से रगड़ करके देखा तो एवोनाइट पे जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता था, निगेटिव आवेश आ जाता था, ऋणात्मक आवेश आ जाता था, ठीक है। और रोएदार खाल पे जो है धनात्मक आवेश आ जाता था। कांच को जब रेशम से रगड़ा जाता था तो कांच पे धनात्मक आवेश आ जाता था, रेशम पे ऋणात्मक आवेश आ जाता था। तो इस तरह से अलग अलग चीजों को रगड़ कर करके उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि इसे जो आवेश है वो दो ही तरह के हैं, एक है धन आवेश और एक ऋण आवेश है, ठीक है। और यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा बन गया कि आवेश दो तरह के होते हैं, वो एक धनात्मक एक ऋणात्मक होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आवेश दो तरह के बताए कौन? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। सबसे पहले शुरुआत किसने किया स्टडी का? तो थेल्स ने स्टडी किया, ठीक है। किस चीज को वो यूज किए? तो अंबर नामक पदार्थ को यूज किए, बिल्ली के खाल से रगड़े, ठीक है। यहां तक रिकैप कर लिए। अब आइए, इसके बाद उन्होंने देखा कि से जब हम धनात्मक और धनात्मक वाले को नजदीक लाते थे, जब हम धनात्मक और धनात्मक वाले को नजदीक लाते थे तो उनमें प्रतिकर्षण की घटना होती थी, उनमें प्रतिकर्षण की घटना होती थी। और जब हम ऋणात्मक और धनात्मक को लाते थे साथ में तो उनमें आकर्षण की घटना होती थी, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने बताया कि सजातीय आवेश अगर रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि वो एक दूसरे को विकर्षित करेगा, धक्का देगा, ठीक है। विजातीय आवेश अगर रहेगा तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, यानी एक दूसरे को खींचेगा, ठीक है। अच्छा, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब हम लोग चलते हैं आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, ठीक है। दो चीज हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि सेम चार्ज रहेगा तो रिपल्सन, और जब अपोजिट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्शन की घटना घटती है, ठीक है। सेम चार्ज में आपका पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव भी साथ में लाएंगे तो क्या होगा? विकर्षण का गुण होगा, ठीक है। और जब पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव लाते हैं तब वो आपका आकर्षण का गुण शो करेगा, ठीक है, आकर्षण का गुण दिखाएगा, ठीक है। अब आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात करें तो इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक जो है से चीजों को खोज रहे थे। जब एटॉमिक मॉडल दे रहे थे तो रदरफोर्ड, थॉमसन, निल्स बोर, ये सब जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक कॉमन चीजें देखी, ठीक है, कि हर एक प्रत्येक परमाणु के कक्षा में जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहता था, प्रत्येक परमाणु के कक्षा में जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो ऐसे घूमते रहता था। और उसको जब हम लोग रगड़ते थे ना, जब दो अलग अलग परमाणुओं को रगड़ा जाता था तो देखा गया कि से इलेक्ट्रॉन्स जो है
टूट कर करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस वाला उसमें जाकर ट्रांसफर हो जाता था, उस वाला इसमें जाकर ट्रांसफर हो जाता था, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है स्थानांतरित हो जाता था। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला जाता था। तो ये स्थानांतरण का गुण उन्होंने देखा तो कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आपको अलग अलग तत्व में, अलग अलग परमाणु में, वो क्या होते हैं कि उनको जब रगड़ा जाता है ना, उन दो अलग अलग परमाणु को रगड़ा जाए या दो अलग अलग वस्तुओं को रगड़ा जाए, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरेंस हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, ये इसमें से इसमें चला जाएगा या इसमें से इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेम अमाउंट में होता है, जितना मतलब कि इसमें से आपका इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आएगा उतना ही इसमें आपका धन आवेश आ जाता था और उतना ही इसमें ऋण आवेश आ जाता था। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन इस पे आया उतना ही ऋण आवेश इस पे आ गया, और जितना इस पर से आया उतना ही इस पे धन आवेश आ जाता था। ठीक है, दोनों में अपोजिट, जो वस्तु में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उसमें धन आवेश, और जिस पर ट्रांसफर हुआ, जिस पर गया उस पे ऋण आवेश। ठीक है, जैसे अगर हम मान ले कि ये हमारा दो वस्तु है, एक दोनों को आपस में रगड़े, तो रगड़ने के कारण से क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है इस पर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, तो यहाँ पे 3 माइनस आवेश आ गया, और यहाँ पे क्या होगा कि उतना ही अमाउंट में 3 प्लस आवेश आ जाता था, 3 प्लस आवेश आ जाता था। ठीक है, ऐसा चीज देखने को मिला। तो इस सिद्धांत को उन्होंने आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसी सिद्धांत को हम लोग आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब है आवेशों के गुण के बारे में अगर बात किया जाए तो आवेश जो है से अदिश राशि होता है, और इसमें जो है क्वांटमीकरण का गुण पाया जाता है। ठीक है, आवेश जो है वो अदिश राशि होता है और इसमें क्वांटमीकरण का गुण पाया जाता है। इसका अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो वो कूलम होता है, जिसको हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और जब सीजीएस मात्रक की अगर बात करें तो वो हमारा स्टैट कूलम होता है। ठीक है, स्टैट कूलम होता है, स्टैट कूलम होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके क्वांटमीकरण की बात करें तो कहने का मतलब है कि से एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे आवेश को स्थानांतरित होने का एक निश्चित अमाउंट होता है, निश्चित मात्रा होती है। ठीक ना, वो हमेशा उसी के पूर्णांकी गुणज में जो है से आवेश को स्थानांतरित करता है। जैसे ए हमारा जो है सबसे छोटा आवेश है जो ट्रांसफर हो सकता है, सबसे कम आवेश जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, वो ई होता है। ठीक ना, ई जिसका वैल्यू जो है आपको 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये आपका कम से कम कितना आवेश ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसके बराबर आप आवेश को ट्रांसफर कर सकते हैं। कम से कम जो है आवेश आपका इतना ट्रांसफर हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, तो इसी के मल्टीपल में ये एन जो हम लिख रहे हैं वो आपका इंटीजर वैल्यू है। ठीक ना, वो आपका पूर्णांक वैल्यू है, ना कि दशमलव वैल्यू है, वो आपका पूर्णांक वैल्यू है। ये आपका +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, 1.2, 1.3, 1.4 ये सब नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो पूर्णांकी गुणज होगा, यानी 1 ई ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 ई ट्रांसफर कर सकते हैं, 3.5 ई यानी 3.5 ई ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी आवेश जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं वो ई के पूर्णांकी गुणज में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, और एक खास बात और है आवेश में, आपका एक बात और हम बताना छोड़ दिए यहाँ पे, आवेश जो है वो आपका संरक्षित रहता है। आवेश को आप ना तो बना सकते हैं, नहीं उसको खत्म कर सकते हैं, नहीं उसको बनाया जा सकता है, नहीं उसको बिगाड़ा जा सकता है। आवेश जो है आपका संरक्षित रहता है, उसको सिर्फ हम लोग स्थानांतरण कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण कर सकते हैं। उसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते उसको, यानी कहने का मिटा नहीं सकते हम लोग। ठीक है, आवेश में संरक्षित होने का भी गुण होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि जब हम आवेश को कहीं पे हम रखें, कि वो आवेश मान लेते हैं कि यहाँ पे रखें, तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है, और इस क्षेत्र में जब आप कोई दूसरा आवेश अगर लाते हैं, ये एक तरह से हम कहें कि से जो भी आवेश होता है, जितना भी आवेश हो, चाहे 1 कूलम हो चाहे 2 कूलम हो, वो उसको अगर हम
रख दें अगर एयर में, तो वो चारों तरफ एक आपका क्षेत्र डेवलप करता है, और उस क्षेत्र में जब भी कोई दूसरा आवेश आएगा तो उस पर वो ताकत लगाएगा, ठीक है, उस पर वो ताकत लगाए, चाहे वो खींचने वाला ताकत लगाए या उसको धक्का देने वाला ताकत लगाए, ठीक है। तो वो जो क्षेत्र डेवलप होता है, उसके चारों ओर जो क्षेत्र बनता है, उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक ना। आवेश को जब हम हवा में रख दें तो उसके चारों ओर जो क्षेत्र बनता है, जिस पर वो ताकत लगाए हुए रहता है, उसमें दूसरा आवेश जैसे ही डालेंगे, वो उसमें जैसे ही दूसरा आवेश आएगा, यहाँ पे इस पे जो है ये ताकत लगाएगा, ठीक है, चाहे उसको धक्का देगा या उसको खींचेगा, ये नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे हमने बताया कि प्लस माइनस में अट्रैक्शन का गुण होता है। अगर ये मान लेते हैं धनात्मक है, ये आपने ऋणात्मक लाया तो वो उसको खींचेगा, और जब आपने यहाँ पे धनात्मक रखा और धनात्मक अगर ला रहे हैं इस क्षेत्र में, तो वो उसको धक्का देगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे अगर मकड़े के जाल के बारे में हम सोचे, तो मकड़े के जाल में क्या होता है कि से मकड़ा बीच में और जाल फैला कर करके बीच में रहता है, ठीक है। अब वो उसका जो जाल है वो एक तरह का क्षेत्र बना हुआ है, उस क्षेत्र में जैसे ही कोई दूसरा कीड़ा अगर आता है तो वो क्या करता है कि उसको पकड़ करके खा जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसमें कोई दूसरा मकड़ा अगर आ जाता है तो वो उसको मार करके भगाना चाहता है कि इससे तुम मेरे एरिया से निकल जाओ, ठीक है। तो ये वो उसी तरीके का क्षेत्र है कि आपका आवेश जो है वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाया हुआ है, यानी कि अपना इफेक्ट भेजे हुए है चारों तरफ, कि इस क्षेत्र में अगर कोई आया तो उसको हम जैसे चाहे तो उसको खींच लेंगे, नहीं तो उसको बर्बाद कर फेंक देंगे, ठीक है। तो ये वही क्षेत्र को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र, यानी आवेशों के चारों तरफ वैसे क्षेत्र जिस पर आवेश का ताकत जैसे फैला हुआ हो, ठीक है, जिस पे आवेश अपना ताकत फैलाए हुए है, उस ताकत वाले क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब आता है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, ये जो है आपका विद्युत बल रेखाएं, ये एक तरह का रास्ता है जिस पर जो है धनात्मक आवेश चलती है, ठीक है ना। धनात्मक आवेश चलने के लिए अग्रसित होती है जिस रास्ते पे, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। और इसके प्रत्येक बिंदु पर इसके विद्युत क्षेत्र के दिशा को निरूपित किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक बिंदु पर इससे हम लोग को विद्युत क्षेत्र की दिशा मिलती है, ठीक ना। ये ऐसी बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं, जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, और ये हमेशा धनात्मक आवेश से आपको बाहर की ओर निकलता है, धनात्मक आवेश से आपको बाहर की ओर निकलता है, और ऋणात्मक आवेश से आपको अंदर की ओर जाता है, अंदर की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है आपको। ये बल रेखाएं ऐसा होता है, ठीक है। यानी ताकत आपको इस तरह से, ये क्षेत्र भी डेवलप करता है तो इसी तरीके से आपका क्षेत्र डेवलप करता है, ठीक है। और यहाँ से जब बल रेखाएं निकलती हैं तो धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश पे आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अगर दो धनात्मक आवेश को इस तरह से हम रखें, दो धनात्मक आवेश को इस तरह से रखें, तो यहाँ से बल रेखाएं इससे जाएंगी और इस पे जाकर करके टर्मिनेट हो जाएंगी, ठीक है, इस पे जाकर के गिरेंगी, ठीक है, इस तरह से। और एक बात का ध्यान ये रखा जाता है हमेशा, ये कभी कभी IIT के क्वेश्चंस भी बनते हैं इस पे, कि से जितना आपने यहाँ से बल रेखाओं को निकाला है उतना ही यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। जितना आपने यहाँ पे बल रेखाएं निकाले हैं वही उतना ही आपको यहाँ पे टर्मिनेट करना है, गिराना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात आता है हमारा कि चालक पदार्थ क्या होता है, अचालक पदार्थ क्या होता है और अर्धचालक पदार्थ क्या होता है। तो अब बात होती है कि अब हम लोग आवेश के बारे में जान गए कि आवेश क्या होता है, ठीक है। और अब बात आती है कि इसे आवेश जो है चलता कैसे है। वो हवा में नहीं चलता है, ठीक है, वो सारे माध्यमों में नहीं चलता है, ठीक है। कुछ कुछ माध्यमों में चलता है, कुछ कुछ माध्यमों में नहीं चलता है। तो आवेश जिस माध्यम में चलता है, जिस माध्यम में फ्रीक्वेंटली चलता है, आसानी से चलता है, उसको हम लोग कहते हैं चालक पदार्थ, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं चालक माध्यम या चालक पदार्थ, ठीक है। जिस पदार्थ से हो कर करके विद्युत जो है गुजरती है, विद्युत आवेश जो है चल सकती है, उसको हम लोग आसानी से चल सकती है, उसको हम लोग कहते हैं चालक पदार्थ, ठीक है। और जिस पदार्थ से हो करके विद्युत आवेश नहीं चल सकती है, ठीक है, जिस पदार्थ से जो है आपका विद्युत आवेश नहीं गुजर सकती है, नहीं चल सकती है, उसको हम लोग कहते हैं अचालक पदार्थ, यानी कि वो विद्युत को नहीं लेकर के चल सकता है, वो विद्युत को ढोने में समर्थ नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अर्धचालक की। तो अर्धचालक जो है ये कुछ
कंडीशन के साथ जो है से आवेशों को चलने भी देता है और कुछ कंडीशन के साथ उसको चलने से रोकता भी है। ठीक है, ये जैसे टेम्परेचर जब इसको पे बढ़ाते हैं तो ये जो ऐसे विद्युत आवेश को चलने के लिए अलाउ करता है, यानी उसको चलने देता है। लेकिन ये जब हम लोग टेम्परेचर इसका बहुत कम कर देते हैं, ठीक है, जब इसको ठंडा रखते हैं तो ये जो है से विद्युत आवेश को चलने के लिए अलाउ नहीं करता है, यानी थोड़ा बहुत चलने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत नहीं भी करता है, यानी पूर्ण रूप में स्वतंत्र रूप से चलने के लिए अलाउ नहीं करता है। ठीक है, जिस तरह से चालक पदार्थ करता है। ठीक है, तो ये तीनों में अंतर है। चालक जो आसानी से उस पर विद्युत का प्रवाह हो सके, ठीक है, चालक पदार्थ कहलाएगा। अचालक पदार्थ जिस पे विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं हो सके, ठीक है, उस पे विद्युत आवेश जो है आसानी से नहीं चल सके। अर्धचालक जिस पे थोड़ा बहुत चल सके, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चल सके, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा भी चल सके। ठीक है, तो उसको हम लोग अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। ऐसा होता क्यों है? तो चालक में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, चालक में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिस मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण से चालक पदार्थ जो है विद्युत धारा को ले चलने में सक्षम होता है। ठीक है, अचालक जो है उसमें आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, जिसके वजह से वो विद्युत धारा को ले चलने में, यानी विद्युत आवेश को ढोने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि विद्युत आवेश तभी चलेगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है, अर्धचालक पदार्थ, ये अर्धचालक जो है ये ऐसे पदार्थ होते हैं कि जिसको टेम्परेचर बढ़ाने पे इसके जो है आपस के जो बॉन्ड होते हैं, जिस बॉन्ड से ये बंधे हुए रहते हैं, वो बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड टूटने के बाद जो है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद की ये घटना है। तब टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ाते हैं उसके बाद जो है अर्धचालक जो है काम करने लगता है चालक पदार्थ की तरह। ठीक है, तो ये हमारा 3 पदार्थ था, चालक, अचालक और अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, जिसमें आपका कहा जाएगा तो चालक पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और अर्धचालक में जो है टेम्परेचर बढ़ाने पे मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें बॉन्ड टूटने की वजह से आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और अर्धचालक में जो है आपका वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो टूटा हुआ इलेक्ट्रॉन रहता है उसी से आपका बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो टूटा हुआ इलेक्ट्रॉन रहता है उसी से आपका विद्युत का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स उसमें दोनों क्रिएट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स भी। ठीक है, और वही आपको विद्युत धारा को ले चलते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, आवेशों का घनत्व क्या होता है। तो जैसे पृष्ठीय घनत्व की बात किया जाए तो किसी भी पदार्थ पर, किसी भी चालक पदार्थ पर आपने आवेश को रखा, ठीक है, तो वो क्या होता है कि इसे चारों तरफ बट जाता है, इस तरह से बट जाता है। ठीक है, जब चालक पदार्थ पे रखिएगा तो वो क्या होगा कि चारों तरफ इस तरह से बट जाएगा, इक्वल डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चारों तरफ एक समान रूप से फैल जाएगा और बाहर वाले सतह पे फैलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब जो है एक दूसरे को रिपील करेगा, क्योंकि सब तो एक समान चार्ज है, सब एक समान आवेश है। ठीक है, तो ये वाला इसको धक्का दे रहा होगा, ये वाला इसको धक्का दे रहा होगा, तो इसके कारण से जो है सब उसके ऊपर ऊपरी सतह पे जाकर के फैल जाता है। ठीक है, क्योंकि हवा में तो जाएगा नहीं, तो जाएगा कहाँ, तो सब जितना हो सकेगा उतना दूर दूर रहना चाहेगा कि नहीं फैलाग में रहे। ठीक है, तो ये इसका है रीजन, जिसके कारण से जो है ये आवेश जब किसी पदार्थ को दिया जाता है, जब किसी मेटालिक पदार्थ को या कंडक्टर को दिया जाता है, तब उस पर जो है आवेश जो है चारों तरफ बट जाता है। ठीक ना, वो रिपल्सन के कारण से, यानी कि उसकी विकर्षण होने के कारण से, एक आवेश दूसरे आवेश के साथ विकर्षित होकर करके एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। ठीक है, उसके वजह से चारों तरफ वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके ऊपरी सतह पे। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है कि जब इस पे हमने कुछ चार्ज दिया, मान लेते हैं 30 कूलम चार्ज दिया, और इसका कुछ एरिया है 30 मीटर स्क्वायर या 40 मीटर स्क्वायर, तो ये 30 मीटर स्क्वायर में ये कितना आपका आवेश है, इसी को बतलाता है आपका पृष्ठीय घनत्व। 30 मीटर स्क्वायर में कितना आवेश है उसी को आपको आवेश घनत्व जो है बतलाता है। इसको हम लोग सिग्मा से जनरली डिनोट करते हैं, आवेश घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, तो आवेश डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल, आवेश डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। अगर पूछा जाए कि इसे लीनियर घनत्व यानी कि रैखिक घनत्व, आवेशों का रैखिक घनत्व क्या होता है, तो उसको हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं, और ये होता है क्या, आवेश डिवाइडेड बाई लंबाई,
चालक पदार्थ की लंबाई, जिस पे आपने मान लेते हैं रड है, रड पे आपने आवेश डाला, ठीक है, तो ये भी इस पे बढ़ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो एक लंबाई के रूप में जितना इसका लेंथ है, उस लेंथ में जितना आवेश है उसको हम लोग कह रहे हैं आवेश घनत्व, यानी लंबाई के रैखिक आवेश घनत्व कह रहे हैं, ठीक है। अगर यही कहेगा वॉल्यूमेट्रिक यानी कि आयतनी आवेश घनत्व अगर कहा जाए, आयतनी आवेश घनत्व, तो उसको हम लोग सूचित करते हैं रो से, ठीक है, रो, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पूरे वॉल्यूम में, सॉलिड मटेरियल के पूरे वॉल्यूम में जितना आवेश आपको इस पे है, जितना आवेश आपको इस पे है, ठीक है, पूरे वॉल्यूम में, तो जैसे मान लेते हैं ये पूरा सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, खोखला नहीं है, सॉलिड है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि इसे वेरिएबल आवेश जो है इसके चारों तरफ बिखरे पड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो उसके कारण से क्या होता है कि इस पे जो इसकी डेंसिटी है अंदर के चारों तरफ आपको डेंसिटी बन करके आती है, ठीक ना। तो पूरे वॉल्यूम में जितना आवेश होता है उसको हम लोग कहते हैं आयतनी आवेश घनत्व, यानी कि आवेश की मात्रा पूरे आयतन में, यानी कि आवेश की मात्रा बटे आयतन, यानी कि आयतन में जितना आपको आवेश रहता है उसको हम लोग आयतनी आवेश घनत्व कहते हैं। लंबाई में जितना रहेगा आवेश उसको हम लोग लंबाई आवेश घनत्व यानी कि रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलेंगे कूलॉम के नियम में। अब देखिए धीरे धीरे जब हम लोग आवेशों के बारे में बहुत सारी चीजें सीख लिए कि आवेश कैसा होता है, क्या होता है, नहीं होता है, उसके बारे में जब जान गए, कहाँ चलता है, नहीं चलता है, उसके बारे में इतना कुछ जानने के बाद हम लोग अब उसका कैलकुलेशन सीखते हैं कि वो उसकी दो आवेशों के बीच में अगर बल लगता है तो कितना लगता है, कैसा लगता है, ठीक है, किस नेचर का लगता है, उसके बारे में। तो अब हम आपको इसके बारे में एक चीज बताएं कि दुनिया में ज्यादातर अगर देखा जाए तो आपको दो ही चीज है जिसके कारण से आपको बल लगता है। एक होता है द्रव्यमान और एक होता है आपका आवेश, ठीक है। ये दो चीजें जिसके कारण से बल ज्यादा आपको पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। तो आवेश जो है उसके कारण से जो बल लगता है उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं। द्रव्यमान के कारण से जो बल लगता है उसको 11th वाले चैप्टर में या 9th वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आवेशों के कारण से लगने वाले बल को कूलॉम ने इनलिस्ट किया, इसने अपना नियम दिया, कहा कि से जब दो आवेश को हम रखते हैं, Q1 Q2 को अगर हम रखते हैं इस तरह से आसपास Q1 Q2 को, ये आपका निर्धारित है 10 के पावर -14 मीटर, इससे कम दूरी पर अगर हम इससे कम दूरी पर अगर रखें तब आपका जो फोर्स कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है, ठीक है। 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी पर रखा जाए तो फोर्स नहीं कैलकुलेट किया जाता है, इससे ज्यादा दूरी पे हमको रखना होता है फोर्स को कैलकुलेट, बल को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि उसका गणना करने के लिए, ठीक है। तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल जो होगा कूलॉम के नियमानुसार, इसने दो नियम बताए। उन्होंने कहा पहले नियम में कि दो आवेशों के कारण से लगने वाला बल के कारण से लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल परिमाण के गुणनफल कर देते हैं, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, अर्थात बल जो लगेगा वो समानुपाती होगा Q1 Q2। इसको मोड साइन के अंदर कर देते हैं इसलिए क्योंकि इसका परिमाण ले रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर -3 कूलम रहेगा तो 3 ही कूलम हम लेंगे, -4 कूलम रहेगा तो उसको 4 ही कूलम लेंगे, ठीक है। उसके परिमाण को सिर्फ लेना है। दूसरा नियम में उन्होंने कहा कि यह बल
उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः जो बल लगेगा वो हो जाएगा 1/r² के। अगर ये दोनों के बीच का दूरी जो है r है, तब ये दोनों के बीच लगने वाला बल जो है Q1 Q2 के समानुपाती तथा r² के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर दोनों को हम जोड़ दें, दोनों को अगर मिलाएं तो हमारा बन करके आ जाएगा क्या, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी F जो है समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटा में r² के। ठीक है, अगर इसको हम इक्वलिटी के साइन के साथ अगर खोलेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट देंगे, और ये कांस्टेंट हमने दिया k। ठीक है, अब बटा में r²। k जहां पे क्या है, नियतांक है। नियतांक है, कौन सा नियतांक, तो ये समानुपातिक नियतांक है। ठीक है, नियतांक है जिसका हवा के लिए k = होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, हवा के लिए k का वैल्यू जो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये चीजें, ये बल को उन्होंने कैलकुलेट करके बताया। ये कहाँ से आया, तो ये द्रव्यमान का, जो द्रव्यमान के कारण से लगने वाला, दो द्रव्यमान के कारण से लगने वाला बल था, जिसको न्यूटन ने दिया था अपने सार्वत्रिक नियम में, उसी के नियम को आधार बना करके इसको कूलम ने डेराइव किया, इसको व्युत्पन्न किया गया है। ठीक है, तो ये जो दूसरा नियम है, इसको आप व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम को हम लोग व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। ठीक ना, तो ये चीजें हैं, आपको कूलम के नियम में आपको इस चीजों को बताया गया है। तो आज तक इतना ही रखते हैं, फिर आगे वीडियो में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।